गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये लेक्चर 13 है, सेकंड लास्ट लेक्चर। वैसे मैं इसी को लास्ट लेक्चर करूँगा। इसके बाद एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। एबनॉर्मल मोलर मास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सेकंड लास्ट टॉपिक आज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लास्ट टॉपिक, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एंड दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। ये चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके पहले हमने 3 पढ़ लिया है। पहला हमने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हमने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा आज हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। इसके पहले जो 3 हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने आपको कराया है और आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस पेपर भी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया है। जिन बच्चों को वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, जिनको नोट्स नहीं मिल पाया है, वो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उनको नंबर दूंगा, या वो मुझे व्हाट्सएप नंबर ले करके किसी से जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो काइंडली मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, उनको मैं सारा चीज़ भेज दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं कमेंट बॉक्स में आप चीज़ें कोशिश करूंगा कि मैं डाल दूं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? पाई से। एंड ऑस्मोसिस, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आपको ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। ये ऑस्मोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये समुद्र के खारा पानी को यूज करने योग्य, पीने योग्य बनाने का एक प्रोसेस है, और भी कई चीज़ों को प्यूरिफिकेशन करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा आर ओ वाटर। आर का मतलब होता है रिवर्स, ओ का मतलब होता है ऑस्मोसिस। तो आर ओ आप जानते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं जानते थे आप। आज आप लोग उसका मतलब भी जानेंगे, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। आर ओ वाटर का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आज के बाद दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देखिए, एक डायग्राम मैंने बनाया है और 2 कंटेनर हमने लिया है। क्या लिया है प्यारे बच्चों? 2 कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, मतलब मान लीजिए कि हमने पानी लिया है, ठीक है, समझने के लिए। और इस कंटेनर में हमने रखा है पानी प्लस चीनी, यानी शरबत रखा है। ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स है। इसको हमने बर्तन को पिस्टन से लॉक कर दिया है, अंदर की चीज़ें बाहर और बाहर की चीज़ें अंदर ना आ सके, ठीक है। दोनों को हमने पिस्टन लिया है और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, और बीच में हमने लगा दिया है जाली नुमा संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। जैसे चाय छानने वाला कैसे होता है, ठीक है, या बालू चालने वाला होता है, मतलब उससे भी महीन, बहुत फाइन माइक्रोपोरस होल्स, बहुत छोटे छिद्र, जैसे कि आम का छिलका हो गया, जैसे कि चना का छिलका हो गया, इतना महीन, ठीक है। इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SEMI, सेमी परमिएबल। देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब एक जालीनुमा संरचना, सेमी मतलब आधा या थोड़ा, परमिएबल मतलब परमिट करने, मतलब अपने से होकर वैसा जालीनुमा संरचना जो अपने से होकर बहुत कम चीज़ों को जाने दे, मतलब बहुत छोटी चीज़ों को ही अपने से होकर जाने दे। थोड़ा भी बड़ा साइज का पार्टिकल होगा तो अपने से होकर उसको जाने नहीं देगा। उसी को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अ कंटिन्यूअस शीट और फिल्म विच कंटेन्स, फिल्म का मतलब यहाँ पर परत है, लेयर है। कंटिन्यूअस शीट और फिल्म विच कंटेन्स सो मेनी माइक्रोस्कोपिक होल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे छिद्र करने वाली एक परत, एक कंटिन्यूअस चादर की बनी हुई, शीट की बनी हुई, जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं छोटे छोटे, जो बहुत महीन साइज के पार्टिकल्स, बहुत फाइन ग्रेन्स को ही अपने से होकर अलाउ करे। उस तरह के मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया गया है, ये सिर्फ देखिए सॉल्वेंट के पार्टिकल को हमने छोटा सा दर्शाया है,
अब जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट भी मिला देंगे तो चीनी और पानी मिलकर शरबत बन जाएगा, तो पानी का साइज़ तो बड़ा और शरबत का मॉलिक्यूल का साइज़ तो बड़ा हो जाएगा ना। तो हमने ये फूल जो बनाया, एक बच्चे ने कमेंट की फ्लावर का बना दिए हैं सर, ये फ्लावर नहीं है, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल है अंदर वाला, और इसके ऊपर सॉल्यूट के पार्टिकल आ जाने से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग हो जाने से उनका साइज़ बड़ा हो गया है। तो ये बड़ा हो जाने की वजह से ये सॉल्यूशन का पार्टिकल इधर से होकर इधर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बीच में जो दीवार है, जो जाली नुमा संरचना है, ये इतने बड़े पार्टिकल को इधर से इधर मोशन नहीं करने देगा। यानी इधर से सिर्फ सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ही इधर से इधर ही मोशन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन लगा है ना, ये बड़े पार्टिकल को इधर आने नहीं देगा। हाँ, ये पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि ये मेम्ब्रेन की छिद्र से होकर इस पार से इस तरफ से इस तरफ आ सकता है। तो ये जो सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल, ये मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। तो इसी प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी सॉल्वेंट के स्मॉल पार्टिकल्स को का मेम्ब्रेन से होते हुए, मेम्ब्रेन नहीं, सेमी परमिएबल यानी एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन के साइड मूवमेंट करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या होता है ऑस्मोसिस? तो सॉल्वेंट के स्मॉल फाइन पार्टिकल्स का मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन साइड मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। बहुत बच्चे उल्टा लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूशन के साइड मूव करेगा, या फिर इस दोनों की जगह पर आप सॉल्यूशन रख सकते थे, यहाँ पर भी सॉल्यूशन, यहाँ पर भी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी। तो कौन सा सॉल्यूशन किधर मूव करता? जिस सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज छोटा होगा वही वाला पार्टिकल बड़े सॉल्यूशन के बड़ा, वो सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उधर मूव करेगा। यानी छोटा हमेशा छोटा वाला मूव करेगा, किधर? बड़े वाले की तरफ, क्योंकि बड़ा वाला छोटे वाले की तरफ मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लगा हुआ है ना बच्चों। अब देखिए, ये जो एटमॉस्फेयर में रखा है, तो इस पर भी प्रेशर लग रहा होगा, इस पर भी क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर भी क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। PATM लिख सकते हैं, PATM एटमॉस्फेरिक। इस पर भी लिख सकते हैं, क्या लिखा है? इस पर भी क्या लिख सकते हैं? ओह शिट, इस पर भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? PATM लिख सकते हैं। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट का पार्टिकल है और ये सॉल्यूशन का पार्टिकल है। ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो गया है। अभी हम डायरेक्शन दिखाया हमने, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टुवर्ड सॉल्यूशन साइड थ्रू SPM। मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल का सॉल्यूशन के साइड मूव करना मेम्ब्रेन से होते हुए। ठीक है। अब देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इनटू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वही बात हमने कहा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट, ये प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। अगर यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं रख करके हम एक दूसरा सॉल्यूशन रखते और उस सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज छोटा होता, तो छोटा सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज छोटा है, वो इधर से होते हुए, मेम्ब्रेन से होते हुए इस सॉल्यूशन की तरफ धीरे 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 ऑटोमेटिकली मूव करता, बिना कोई प्रेशर एक्सर्ट किए। अभी दोनों पे प्रेशर बराबर लग रहा है, लेकिन भी ये छोटा पार्टिकल इधर धीरे 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 ऑटोमेटिकली इधर फ्लो करेगा। ठीक है। हाँ, अगर ये वाला छोटा पार्टिकल इधर रहता, बड़ा पार्टिकल इधर रहता, तो चीज़ें इधर से इधर फ्लो करता। रटना नहीं है कि हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना है, नहीं, किधर से भी किधर जा सकते हैं, बस छोटा से बड़ा जाना है। छोटा साइज रहेगा तब ना बड़ा तरफ जाएगा, बड़ा वाला कैसे बहेगा? बड़ा वाला तो मूव नहीं कर पाएगा ना। ठीक है। अब जो ऑस्मोसिस होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट सबसे बना एक्सो। एंडो ऑस्मोसिस, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए कभी आप लोग एक्सो ऑस्मोसिस का एग्जांपल समझिए, मतलब कोई चीज़ अंदर से बाहर की ओर आना। जैसे आप लोग कभी घर में कच्चे आम का अचार रखे होंगे, जैसे ही कच्चा आम को फाड़ कर उसमें नमक डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो धीरे धूप में रख देते हैं उस बॉम को, अचार पिकल का जो डब्बा है उसको, जार को, तो क्या होता है? धीरे 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 आम सिकुड़ने लगता है। पहले जो आम उस डब्बे में आ नहीं रहा था, अब जैसे नमक डाल देते हैं थोड़ी देर के बाद वो आधा हो जाता है, मतलब वो गल जाता है। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि वो नमक पड़ने की वजह से वो जो आम के अंदर जो छिलके के अंदर जो रस था वो धीरे 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 छिलके से होते हुए बाहर निकल गया। यहाँ पर छिलका एक मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। आम का जो छिलका है वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम किया, और अंदर का पार्टिकल का साइज छोटा था पानी के मॉलिक्यूल्स का, वो धीरे 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 बाहर निकल गया। तो चीज़ें अंदर से बाहर आ रही हैं, एग्जिट हो रही हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, एक्सो ऑस्मोसिस। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास एंडो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। एंडो मतलब अंदर, जैसे कि आप अंदर की ओर जाना, जैसे चने को भिगोते हैं पानी में, चावल को भिगोते हैं पानी में, तो देखते हैं चना को जब रात को हम लोग कटोरी में पानी लेकर उसमें डाल देते हैं तो क्या होता है, पानी धीरे 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 चने के अंदर प्रवेश कर जाता है और चना का साइज बड़ा हो जाता है, यानी चना फूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पानी बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। चावल फूल गया, चना फूल गया, बादाम आलमंड फूल गया, इसका मतलब क्या, पानी अंदर की ओर चला गया ना। तो बाहर से अगर कोई चीज़ फाइन पार्टिकल अंदर जाता है तो चना का छिलका क्या हुआ, मेम्ब्रेन हुआ, बादाम का छिलका क्या हुआ, मेम्ब्रेन हुआ। तो मेम्ब्रेन से होते हुए क्या हो रहा है, बाहर से चीज़ें अंदर जा रही हैं, उसको बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। अंदर से बाहर आ रही है, एग्जिट हो रहा है तो एक्सोस्मोसिस, अंदर जा रहा है तो एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, राइस ग्राम एग्जाम्पल लिखा है हमने, मैंगो पिकल्स, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन मतलब होता है नमक पानी का घोल। ठीक है, एक लास्ट है ऑस्मोसिस का टाइप, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब अगर मान लीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि ये आपका पानी है और ये आपका चीनी पानी है, ठीक है, या मान लीजिए कि समुद्र का खारा पानी है, नमक मिला हुआ है, और ये शुद्ध पानी है। हम चाहते हैं कि अभी तो अब हम दोनों पे बराबर प्रेशर लगा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं लगा रहे, एटमॉस्फेयर लगा रहा है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली छोटा से बड़ा की तरफ बह रहा है। इसको तो हम लोग ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये जो बहाव है, ये सॉल्वेंट से चीज़ें सॉल्यूशन की तरफ जो आ रही हैं, अगर इस बहाव को आप रोकना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, एक प्रेशर लगाएंगे। अगर इसको हम दबा दें, एक प्रेशर लगा दें, मतलब जितना प्रेशर लग रहा है उससे ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर जोड़ दें। अब प्रेशर दबने से क्या होगा, इस प्रेशर, यहाँ वजन रख दीजिएगा या प्रेशर रख दीजिएगा तो ये पिस्टन थोड़ा सा दब के नीचे आ जाएगा, और जब दब के नीचे आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, यहाँ का टाइट हो जाएंगे। अब इधर का जो बहाव इधर की ओर था वो बहाव रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, बहाव रुकेगा ना, क्योंकि ये टाइट हो गया ना बिल्कुल। इसके मॉलिक्यूल को इधर आने के लिए जगह ही नहीं दे रहा है कि पूरी तरीके से ये टाइट हो चुका है, एकदम रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो अगर ऑस्मोसिस इधर से इधर हो रहा था, इधर की चीज़ें इधर आ रही थी, इधर चल रहा है, इधर की डायरेक्शन में है। अब इस बहाव को अगर आप रोकना चाहते हैं, इस मूवमेंट को आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आपको सॉल्यूशन के साइड एक एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से लगाना पड़ेगा। क्या करने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के साइड जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ध्यान समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, जैक के बच्चों विशेष तौर पर ध्यान समझिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, तो लिखना है द प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड, ध्यान सुनिएगा, एक्सर्टेड टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, यही बच्चे गलती करते हैं। वो एक्स्ट्रा प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड to prevent the phenomena, to prevent the process of osmosis is called osmotic pressure। यानी ऑस्मोसिस को रोकने, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए सॉल्यूशन के साइड जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है वो लगता किधर है, सॉल्वेंट के साइड या सॉल्यूशन के साइड, तो आपको जवाब देना है सॉल्यूशन के साइड। यानी जिस दिशा में ऑस्मोसिस होगा उसको आप रोकना चाहते हैं तो उसके उल्टा दिशा में ना प्रेशर लगाइएगा, तो प्रेशर इधर लगाना है सॉल्यूशन के साइड, ताकि ये टाइट हो जाए, मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक आ जाए, सो दैट इधर का बहाव इधर ना हो, ऑस्मोसिस रुक जाए। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर हम सॉल्यूशन के साइड लगाते हैं उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कि इसको प्रेशर लगाए, ये चीज़ रुक गया, इधर से इधर बहाव रुक गया। अब मान लीजिए उधर से गाड़ी आ रहा है, इधर से गाड़ी आ रहा है, इधर से गाड़ी आ रहा है, आप इधर से ताकत लगा के गाड़ी को धकेल दी, रोक दी, ताकत लगाएंगे उल्टा दिशा में
नहीं समझा भाई मेरे, इधर से गाड़ी आ रहा है, अब इस गाड़ी को रोकना चाहते हैं आप, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इधर से आप ताकत लगाएंगे ना, रुको 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 रुको, और रोकेंगे आप इधर से। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में गाड़ी आ रही है तो इस डायरेक्शन में ना आप प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। लेकिन आप गाड़ी को आप उल्टा बैक रिवर्स करना चाहते हैं, चल पीछे चल तू, अब जितना ताकत इसको रोकने के लिए चाहिए था उससे ज़्यादा ताकत आप लगा दीजिएगा तो गाड़ी का होगा, उल्टा दिशा में उल्टी गंगा बहने लगेगा, नहीं गाड़ी बैक होने लगेगा, नहीं समझे। तो यहाँ से ऑस्मोसिस जो इधर से इधर आ रहा था, इसको रोकने के लिए आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए पाए, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे बहाव इधर का बहाव इधर आना रुक गया। अब क्या करेंगे, अब पाई से भी ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जितना था उससे भी ज़्यादा प्रेशर अगर आप लगाते जाएंगे प्रेशर, तो एक समय ऐसा आएगा अब इधर का चीज़ इधर बहने लगेगा, नहीं समझे। मान लीजिए यहाँ जाली है, चलिए जाली है, अब जैसे ही इसको धक्का देंगे, धक्का देने से क्या होगा, ये जो फूल बना हुआ है इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी है, जैसे ही धक्का लगेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा ना, ये टूट कर अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट वाला पार्टिकल जो निकल करके इस जाली से होकर इधर जाने लगेगा। यानी आप उतना ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा भाई, कोई चीज़ किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, उसको जबरदस्ती धकेलेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ डैमेज करके जाएगा लेकिन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन जो है इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी है, तो पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, लेकिन इतना ताकत लगा देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट वाला पार्टिकल होगा वो इधर अटक के रह जाएगा, और जाली से धक्का दे करके निकालने की वजह से सॉल्वेंट का पार्टिकल अब इधर से इधर जाना स्टार्ट कर देगा। यानी अभी ऑस्मोसिस इधर से इधर हो रहा था ऑस्मोसिस, लेकिन आप इतना प्रेशर लगा दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दिए कि अब चीज़ें सॉल्यूशन से होकर के सॉल्वेंट की तरफ जाने लगा, यानी ऑस्मोसिस उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस करवाने के लिए आपको कितने प्रेशर की आवश्यकता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता है, और वो प्रेशर किधर लगेगा, सॉल्यूशन के साइड। चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो, वो हमेशा सॉल्यूशन के साइड लगेगा। यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब मान लीजिए यहाँ समुद्र का खारा पानी है, इसमें नमक भी है और पानी भी है। अब आप क्या करेंगे, इधर से मशीन मोटर चला करके प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, इसमें पानी डालेंगे समुद्र का और इसको फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, नमक जो होगा वो इधर अटक के रह जाएगा जाली से, और पानी जो होगा वो साफ पानी इधर चला जाएगा। और इस प्रकार समुद्र के खारा पानी को आप पीने योग्य बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। यही काम करता है आपके घर के अंदर का आरओ। जो पानी टंकी से आता है, सप्लाई वाला नगर निगम का पानी आता है, वो पानी क्या होता है, इसमें गंदगी होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत भी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी को यहाँ टंकी में स्टोर करते हैं, प्रेशर मशीन से बिजली देते हैं तो प्रेशर लगता है, और ये जाली यहाँ लगा हुआ होता है, ये पानी ये क्या करता है, इसको धकेलता है, प्रेशर लगाता है, जिससे क्या होता है, गंदगी इधर ही रह जाता है और साफ पानी इधर होते हुए हमारे ग्लास में आता है, स्टोर होता है, ठीक है। फिर ये पानी हम लोग पीते हैं। ये मेम्ब्रेन में बार बार ताकत लगाने की वजह से ये मेम्ब्रेन जो है वो ख़राब हो जाता है, तो हर 5 महीने 6 महीने पर मेम्ब्रेन को बदलना पड़ता है। 500-600 रुपये का मेम्ब्रेन आता है, ये मेम्ब्रेन को हर बार बदलते रहना पड़ता है, ताकि ये बार बार फोर्स लगाइएगा तो जाली तो ढीला हो जाएगा ना, ख़राब हो जाएगा ना ये, तो ये मेम्ब्रेन को चेंज करना पड़ता है। तो मिस्त्री आता है सर्विस वाला, फिर वो मेम्ब्रेन को चेंज करके चला जाता है। बात समझ में आ रही है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया, इसको क्या कहते हैं। तो ऑस्मोसिस 3 प्रकार का, एक्सो, एंडो और रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हमने बताया था कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो आप सॉल्यूशन के साइड एक्सर्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो आप सॉल्यूशन के साइड एक्सर्ट करते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। तो क्या लिखता है, द प्रेशर एक्सर्टेड टूवर्ड्स, एक्सर्टेड मतलब आरोपित किया जाता है, टूवर्ड्स किसकी तरफ, सॉल्यूशन के साइड, मतलब उस सॉल्यूशन के साइड जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या समझे, जो गाढ़ा हो, जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा हो। टू प्रिवेंट मतलब रोकथाम करने के लिए, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टूवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, यानी सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूशन के साइड ना आ जाए, इसको रोकने के लिए सॉल्यूशन के साइड जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वांट हॉफ, ये एपोस्ट्रॉफी है, VAN एपोस्ट्रॉफी T, वांट हॉफ लॉ। देखिए बॉयल्स एक अलग साइंटिस्ट हैं, वांट हॉफ एक अलग साइंटिस्ट हैं। तो बॉयल्स और वांट हॉफ के हिसाब से कहता है किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा वो मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर
कितना लगाना होगा, हमको इसको रोकने के लिए कितना लगाना होगा, सॉल्यूशन कितना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगाएंगे ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर, इसके मोलैरिटी पर निर्भर करता है। वैसे तो हम लोग मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मोलैरिटी को C से डिनोट कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ से। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मोलैरिटी को हम C से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये भी देखा गया, गेल लुसेक भी एक साइंटिस्ट आप पढ़े 11th में गैस लॉज में, और वान थॉफ भी एक साइंटिस्ट हैं। वान थॉफ इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक यही है। तो अकॉर्डिंग टू गेल लुसेक, वान थॉफ कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर एज वेल एज ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। अभी इक्वेशन 1 इसको मान लिया हमने, इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब 1 और 2 इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी एंड टेम्परेचर। यहाँ मोलैरिटी को C से क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि मोलर मास को भी M से डिनोट करते हैं और मोलैरिटी को भी M से डिनोट करते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए यहाँ पर हम मोलैरिटी को C से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, वो कांस्टेंट देखा गया गैस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हो गया, तो इसीलिए हमने वहाँ पर गैस कांस्टेंट का ही रख दिया सीधा। आर क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बहुत सारा होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, लेकिन आपको यहाँ पे आर का वैल्यू ये यूज़ नहीं करना है। आर का वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। एक 0.0831 भी होता है, ठीक है, अगर यहाँ बार रहता, ठीक है, तो 0.0831 हो जाता। ऐसे ATM और बार में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। मान के चलिएगा 1 ATM इज़ नियरली इक्वल टू 1.1 बार, सॉरी 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.03125 बार। लेकिन आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उतना मत समझिए, आप इतना समझिए 1 ATM इज इक्वल टू 1 बार। ठीक है, वैसे 1 ATM इक्वल टू होता है 1.01325 बार, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझिए 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। एक और होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आप जब यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप आर का वैल्यू ये पुट करेंगे। ठीक है, कौन सा 0.0821 वाला, क्योंकि आपको प्रेशर है ना, तो प्रेशर ATM में रखना है इसीलिए। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, CRT। अब C क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग N से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट को हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर RT। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर नहीं दिया है तो कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी निकालेंगे। एक और फार्मूला होता है ना, वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला। तो वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, इससे क्या निकल जाएगा, मोलैरिटी के बदले ये हो गया, C के बदले इतना वैल्यू हो गया, RT हो गया। पाई इक्वल टू क्या है, CRT। C क्या है, WB/MB इंटू 1000/VML। WB क्या है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम लीटर में नहीं दे करके ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देना होगा। तो नीचे वाला 1000 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो WB/MB इंटू 1000/VML से क्या निकलेगा, मोलैरिटी। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। R का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट कीजिएगा। क्या में पुट कीजिएगा बच्चों, केल्विन में। जितना भी सेल्सियस दिया रहेगा तो उसमें 273 ऐड कर दीजिएगा, तो वो जैसे मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, उसमें 273 से ऐड कर दीजिएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो भी आएगा वो केल्विन में आएगा। कभी भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो उसको हमेशा 273 उसमें ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनेगा। CBSE के बच्चे विशेष ध्यान देंगे, यहाँ से जो हमने डेरिवेशन किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जैक के बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन देखेंगे, CBSE बच्चे पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा उनको। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। एक न्यूमेरिकल है क्लास प्रैक्टिस पेपर 2 का, क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या निकालने बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने बोला है। तो हम क्या लिखेंगे, पाई
क्वेश्चन मार्क निकालना है भाई। एट 273 केल्विन, मतलब टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन दिया है, ठीक है। अब कहता है 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मतलब यूरिया और वाटर का सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम दे दिया है। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, यूरिया सॉल्यूट है ना, यूरिया प्लस वाटर मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है ना। अरे भाई यूरिया सॉल्यूशन बोला, इसका मतलब क्या हुआ, यूरिया और वाटर का सॉल्यूशन है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, इसका मोलर मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा ना, दिया हुआ है मोलर मास, नहीं देता तो भी निकाल लेते। तो WB हो गया, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है 60 ग्राम पर मोल दे दिया है। वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, यहाँ तक नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से कुछ लेना पड़ेगा आपको। 5% बोला है तो ना, इसका मतलब क्या हो गया 100% हो गया, तो 100 ml ले लीजिए ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या ले लीजिए यहाँ पर 100 ml ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए 100 ml ले लीजिए, ठीक है। W वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, यहाँ से क्या निकल जाएगा C निकल जाएगा। देखो अब क्या लगाना है तुमको, पाई इक्वल टू WB बाई MB इंटू 1000 बाई VML इंटू R इंटू T लगाना है। देखो तुमको पाई निकालना है इसको फॉर्मूला से, WB दे दिया है 5 ग्राम, MB कितना दे दिया 60 ग्राम पर मोल, 1000 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ही, VML कितना दिया वॉल्यूम 100 ml ले लीजिएगा। R गैस कांस्टेंट कितना लेना है 0.0821 लीटर, तो R का वैल्यू 0. टेम्परेचर कितना लेना है 273 लीजिएगा। सारा वैल्यू पुट करके देखिएगा, आपका आंसर आना चाहिए 18.68 ATM, ठीक है, 18.68 ATM ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो VML की जगह पे आप क्या ले लीजिएगा 100 ml के बजाय 1000 ml लीजिएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए 100 ml ही लेना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, ठीक है। आंसर आपका इतना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर वो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसको डील करूंगा अपने से। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, जिसका मोलर मास दिया है, R का वैल्यू दिया है। हो सकता है इस क्वेश्चन में डाटा इनकम्प्लीट लग रहा है हमको, लेकिन फिर भी मतलब बन जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन रहा है, बन जाएगा, इसका आंसर इतना होना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है उसी प्रॉब्लम पे, उसी प्रैक्टिस पेपर पे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम है, mg मतलब मिलीग्राम, ऑफ जेने फ्रेगमेंट इन 35 ml ऑफ वाटर। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया देखो 8.95 मिलीग्राम बोल रहा है, इसका मतलब क्या दे दिया आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, यानी क्या दे दिया आपको WB दिया ना, 8.95 मिलीग्राम दिया, मतलब क्या दिया WB दिया, कितना दिया 8.95 मिलीग्राम। सो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से, कोई चीज़ मिलीग्राम में है उसको ग्राम में करना, 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, इसका मतलब क्या हुआ 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना ग्राम हो गया। ये क्या निकल गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या दिया VML 35 ml ऑफ वाटर, थोड़ी देर के लिए मान लो ना इसको, बहुत कम है तो VML इसी को मान लो। वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम दिया है, सॉल्वेंट का दिया है, लेकिन क्या है चूंकि बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट मिलाया गया है तो इसको आप ये मान सकते हैं VML आपको दिया है 35 ml, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया है पाई, देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आपको टॉर में दिया हुआ है, तो टॉर को आपको ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा या बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बात समझ लीजिए कि 1 बार इज इक्वल टू होता है 750 टॉर, या 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 0.00133 बार। तो जब 0.335 का टॉर में कन्वर्ट, टॉर है उसको बार में या ATM में कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए वह मैं पहले भी कहा था मैंने 1 ATM इज नियरली इक्वल टू 1 बार, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 0.335 टॉर को हमने जब बार में कन्वर्ट किया तो वैल्यू आया 4.4 इंटू 10 का पावर -4 बार। बार को ATM भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 0.335 टॉर जो आपको पाई दिया है, इसके बदले आप पुट कर सकते हैं 4.4 इंटू 10 टू द पावर -4, ATM यूज़ कर सकते हैं या बार यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये पाई मिल गया आपको। देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालने बोला है, जेने फ्रेगमेंट है ना, तो MB आपको निकालने बोला है। R का वैल्यू जब यहाँ पे आपने ATM में लिया है प्रेशर को, तो R का वैल्यू क्या लेंगे 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। अब ये सारा चीज़ पुट करके अभी जो फॉर्मूले यहाँ लगाए थे, पाई आपको दिया हुआ है, WB दिया है, आपको MB निकालना है इस क्वेश्चन में।
1000 लगाना है, VML दिया हुआ है, R दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है बच्चों, हाँ दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब हो गया 298 केल्विन। सारा वैल्यू दिया हुआ है, पुट कीजिएगा इस फॉर्मूला में ही और आंसर निकाल के लाइएगा। देखिए आंसर आना चाहिए 14193.3 ग्राम पर मोल। मोलर मास कितना चाहिए? 14,193.3 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आना चाहिए। जुकाम हो गया है जी, नहीं कोरोना नहीं हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, अभी 10 मिनट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 14193.3 ग्राम पर मोल, ये क्या है आपका आंसर आना चाहिए। देखिए ये आंसर मैंने कहाँ से उठाया है? प्रैक्टिस पेपर के लास्ट में आंसर दिया हुआ है, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, एक बार सॉल्व करके देखिएगा इतना आंसर आता है कि नहीं। सारा वैल्यू पुट कीजिए और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल के दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे प्लीज़। अब आता है एक टॉपिक है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा एबनॉर्मल मोलर मास, जिसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे वीडियो में, इसको हम लोग क्लास में पढ़ेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ऑनलाइन आपको धंसेगा नहीं उतना। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब क्या सिखाया गया आपको? सेम, इस आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप बताएगा था वहाँ पे, मैंने सिखाया था आपको आइसो का मतलब क्या होता है भाई? सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को कभी कभी आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को कभी कभी आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। वैसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, सेम टेम्परेचर पर, वैसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे मान लिया पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, इन दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर सेम है और टेम्परेचर सेम है, साथ ही साथ इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, यानी पाई ए इज इक्वल टू पाई बी है, तो वैसे सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है, हमने क्या बताया? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। तो दो सॉल्यूशन है, मान लीजिए पहला और दूसरा, तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, सेम टेम्परेचर पर। पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। तो R तो गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो यह RT यहाँ C1RT हो गया, C2RT। नहीं समझा? पाई इज इक्वल टू होता है ना CRT, C क्या है? मोलैरिटी, R क्या है? गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। तो दो सॉल्यूशन तभी उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा जब उनका टेम्परेचर सेम होगा। तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा ना भाई, तो T1 T2 के बदले T लिख दिया हम। R तो गैस कांस्टेंट ही है, ये चेंज तो करेगा नहीं, यानी पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 बोले तो C1 इज इक्वल टू C2। बहुत ध्यान समझने वाला बात है, ये IIT का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सेम क्या होता है? आप तो रट लिए कि वैसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, और ऑप्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा ही नहीं। तो कभी कभी ध्यान रखिएगा, वैसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, या फिर आप कह सकते हैं वैसे दो सॉल्यूशन जिनका मोलैरिटी सेम हो। वैसे नोट्स में लिखा हुआ ये क्वेश्चन, यानी वैसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो या फिर जिनका मोलैरिटी सेम हो, सेम टेम्परेचर पर, वैसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम, ऑप्शन में रहेगा टेम्परेचर, ऑप्शन में रहेगा वॉल्यूम, ऑप्शन में रहेगा मोलैरिटी, ऑप्शन में रहेगा नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन में प्रेशर रहेगा ही नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नन ऑफ दीज मार्क के मत आइएगा, सेम मोलैरिटी भी हो सकता है इसका आंसर। यानी दो बात सीखने के लिए मिला कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो या फिर जिनका मोलैरिटी सेम हो, सेम टेम्परेचर पर। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव मत करके आइएगा। अब मोलैरिटी सेम हो गया भाई, C1 इक्वल टू C2, तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, N1 बाई V1, N2 बाई V2, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास बाय मोलर मास, तो W1 बाई M1 बाई V1। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? 2 का मास बाय मोलर मास, तो N2 कैसे निकालेंगे? W2 बाई M2, और नीचे तो V2 था ही, तो W1 बाई M1 V1 इक्वल W2 बाई M2 V2। यहाँ से भी फॉर्मूला है, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं रहता है, कभी कभार एक रह गया तो रह गया, नहीं तो बहुत कम ही रहता है। एक बात का ध्यान रखना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस अगर आपस में रखे हुए हैं, यानी इस कंटेनर में अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस रखे हुए हैं,
ये दोनों सॉल्यूशन अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो इनके बीच में ऑस्मोसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। तो बोलेगा कैसे सॉल्यूशन के बीच में ऑस्मोसिस नहीं होता है, तो क्या बोलिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बीच में ऑस्मोसिस नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। देखिए कभी कभी सुने होंगे, अरे यार किसी को कहते हो, सुने होंगे दोस्त लोग को आपस में कि बात बात पे तुम हाइपर काहे हो जाता है, हाइपर क्यों हो जाता है, इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काहे गुस्सा करता है। तो हाइपर का मतलब क्या हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब अगर ये लेवल है तो लेवल से ज़्यादा चल जाएगा तो क्या बोलेंगे, हाइपर है। उससे कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, हाइपो है। समझ में आ रहा है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपर, और ज़रूरत से कम हो गया तो क्या बोलेंगे, हाइपो। और ये लेवल का नाम है 0.9%, मतलब वैसा सॉल्यूशन, नमक पानी का वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की मात्रा 0.9% हो। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है। जैसे कैसे होता है पीएच, अगर ये नॉर्मल है 7 है तो ना तो एसिड है ना बेस है। पीएच 7 से ऊपर चला गया तो क्या कहते हैं, बेस। 7 से नीचे चला गया तो क्या बोलते हैं, एसिड। ठीक उसी प्रकार 7 जैसे न्यूट्रल लाइन होता है ना, उसी प्रकार सॉल्यूशन के लिए एक न्यूट्रल लाइन है 0.9% सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब नमक और पानी का वैसा घोल जिसमें नमक की मात्रा 0.9% है, वेट बाय वॉल्यूम, यानी 100 ml सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम सॉल्ट है। ठीक है, तो अगर वैसा सॉल्यूशन जिसमें 0.9% से ज़्यादा नमक हो जाए, वैसा सॉल्यूशन जिसमें 0.9% से ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो जाए, वैसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन हैविंग सॉल्ट कंसंट्रेशन लिखा हुआ ये मोर देन 0.9%, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और वैसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्ट कंसंट्रेशन 0.9% से कम हो, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 0.9% से नमक कम रहेगा पानी में, उस सॉल्यूशन में, तो बोलेंगे हाइपो। और 0.9% से ज़्यादा नमक हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, हाइपर। अब सर इस काहे पढ़ा रहे, सब तो फालतू, तो इजी चीज़ है। इजी नहीं है, अभी यहीं से क्वेश्चन बनेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। और यहाँ से क्वेश्चन क्या रहेगा, पूछेगा, जैसे देखे थे कभी पेशेंट को पानी चढ़ाया जाता है, सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है, पेशेंट को पानी चढ़ाया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सलाइन वाटर जो होता है, जो पेशेंट को चढ़ाया जाता है, वो पेशेंट को जो पानी चढ़ाया जाता है वो पानी कौन सा होना चाहिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है कि हाइपरटोनिक होता है। तो आप बोलेंगे यार मास्टर से पढ़ाया नहीं, कुछ साला कुछ भी रहा है, आए माए कुछ भी अंदाजी क्वेश्चन पूछ जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो पेशेंट को चढ़ाया जाता है, जो सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है ना बच्चों, वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये सलाइन वाटर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर नमक का मात्रा कम रहेगा 0.9% से, तो सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। और जैसे ही उसको पानी चढ़ाएंगे बॉडी के अंदर, तो पानी का साइज़ या उस पानी का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, महीन हो जाएगा। तो महीन होते ही वो क्या हो जाएगा, वो पानी सेल यानी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाएगा, जिससे क्या हो जाएंगे, कोशिकाएं फूल जाएंगी। और फूलने से क्या होगा, सब नस क्या होगा, टाइट होकर दब जाएगा, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना, तो पानी का साइज जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन जो है, वो बहुत छोटा हो जाएगा, महीन हो जाएगा। और जब महीन हो जाने के बाद क्या होगा, वो कोशिकाएं झिल्लियों से बनी होती हैं। आप जानते हैं कि जो सेल वॉल होता है वो मेम्ब्रेन होता है, उसका महीन साइज छोटा होने के कारण उसके अंदर ये छोटा साइज उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, जिससे सेल्स जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएगा। और स्वेल करने की वजह से वो क्या होगा, जो अपने जगह ज़रूरत से ज़्यादा ले लेगा, तो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, वो दबा देगा। इससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, उसमें हिंड्रेंस हो जाएगा, डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। तो ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा या रुक भी सकता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब है इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं रखना है। सॉल्यूशन जो बनेगा, जो पानी चढ़ाया जाता है, उसमें 0.9% से ज़्यादा साल्ट का कंसंट्रेशन होना चाहिए। यानी सलाइन वाटर के तौर पर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। अभी कितना भी हम समझा रहे हैं, लेकिन अभी टेस्ट में यही क्वेश्चन डालेंगे और आप गलती करके आएंगे। इसी में ऊपर नीचे आगे पीछे बायां दायां दोस्ती यारी करने लगेंगे। छोटी छोटी बातें, इसको आप गहन अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि मैं जैसे क्लास में पढ़ा पाता हूँ या क्लास में जैसे जो लेक्चर डिलीवर करता हूँ, वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिल पा रहा है, बट फिर भी समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि क्लास खुलेगा तो पढ़ेंगे, तो मुश्किल है। जो चल रहा है, जिधर हवा का रुख है ना, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। आप हवा के रुख को बदल नहीं सकते हैं,
तो अपने आप को एडजस्ट कीजिए सिचुएशन के हिसाब से, और कोशिश कीजिए कि हमको पढ़ना है भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छा करना है, तो करना है मतलब करना है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अगली क्लास में यानी कल मैं आपको अगले चैप्टर के साथ मिलूँगा, केमिकल काइनेटिक्स के साथ, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री होगा। ये चैप्टर 2 था जो ख़त्म हो रहा है, इसके बाद एक टॉपिक बच रहा है और एबनॉर्मल मोलर मास वान हॉफ फैक्टर, वो हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल आपसे बनेगा नहीं।